topic of the discussion is Monte Carlo simulation using binomial, normal and other probability models. जब हम मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन की बात करते हैं तो ये हम पहले डिस्कस कर आए हैं कि हम मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटी मॉडल्स को यूज़ करते हैं उस मॉडल को, उस फिनोमिना को मिमिक करने के लिए. तो आम तौर के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी मॉडल यूज़ होते हैं वो इधर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मॉडल है या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी मॉडल है. मॉडल तो बहुत सारे हैं. एक दफ़ा मैंने गूगल के ऊपर मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटी मॉडल्स को सर्च किया था तो मेरे पास कोई 600 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी मॉडल आए थे. मैं थक गया था, लेकिन अभी गूगल में और प्रोबेबिलिटी मॉडल आते जा रहे थे. तो इसका मतलब है कि बेतहाशा बेशुमार हमारे पास प्रोबेबिलिटी मॉडल्स मौजूद हैं और हम जो यूज़ करते हैं अपनी बिजनेस प्रॉब्लम में वो सिर्फ ये दो यूज़ करते हैं, बाइनोमियल और नॉर्मल. बाइनोमियल हम कहाँ यूज़ करते हैं? बाइनोमियल उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने किसी चीज़ के नंबर्स को सिमुलेट करना हो. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये करना चाहता हूँ कि किसी वेडिंग हॉल में जितने गेस्ट आते हैं उसको मैं अगले हफ्ते के गेस्ट को सिमुलेट करना चाहता हूँ. मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगले हफ्ते कितने गेस्ट उस गेस्ट हाउस में, उस वेडिंग हॉल में मौजूद होंगे. सिमिलरली मैं किसी सिनेमा हॉल में देखना चाहता हूँ कि उसमें नंबर ऑफ़ विजिटर्स कितने होंगे. तो जहाँ पे भी हमें नंबर ऑफ़ पर्सन्स, नंबर ऑफ़ समथिंग वो कैलकुलेट करने हो, वो सिमुलेट करने हो, वहाँ पे हम बाइनोमियल यूज़ करते हैं. दूसरे मानों में अगर मैं एक प्योर मैथमेटिकल टर्म यूज़ करूँ तो जहाँ पे हमने डिस्क्रीट नंबर को सिमुलेट करना हो वहाँ पे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं. और जहाँ पे हमने कॉन्टीन्यूअस यानी जिसमें फ्रैक्शन वाले नंबर भी मौजूद हों, लाइक किसी का प्रॉफिट कितना है, सेल पर्सन ने कितनी प्रॉफिट कमाया, रेवेन्यू कितना जनरेट किया. आप सबको पता है कि जब प्रॉफिट और रेवेन्यू की बात होती है तो रुपए पैसे में बात होती है. तो रुपए पैसे में तो ये सारे का सारा डेसिमल में भी आ जाता है. उसमें आमतौर के ऊपर 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम इसको करते हैं. तो जहाँ पे भी हमने सिमुलेट किसी ऐसी चीज़ को करना हो जहाँ पे डेसिमल आ रहे हो वहाँ पे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे. ओके, अब हम एक स्टेप आगे करते हैं. जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो पहली चीज़ जो हमें रिक्वायर है वो उसका मीन और उसका वेरिएंस है. मीन और वेरिएंस रिक्वायर्ड कंपोनेंट है, रिक्वायर्ड पैरामीटर है बाइनोमियल या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से सिमुलेट करने में. और बाय द वे अगर हम बाइनोमियल या नॉर्मल के अलावा भी किसी प्रोबेबिलिटी मॉडल को यूज़ करें तो यही दो वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं जिनकी ज़रूरत हमें होती है. अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास ये वैल्यूज़ आएंगी कहाँ से. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेल के हवाले से देखना चाहता हूँ तो सेल मैं सिमुलेट करना चाहता हूँ अगले हफ्ते की या अगले क्वार्टर की, लेकिन मेरे पास पिछले क्वार्टर की सेल तो मौजूद होगी. तो उस पिछले क्वार्टर की सेल को यूज़ करते हुए मैं उसका मीन और उसका वेरिएंस कैलकुलेट कर लूँगा. वंस मीन और वेरिएंस कैलकुलेट हो गया फिर हमारे पास हम मौजूद आसानी से हम इधर नॉर्मल या बाइनोमियल को यूज़ कर लेंगे. जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करने लगते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी को यूज़ करना चाहते हैं तो उस वक़्त हमारे पास ये सहूलत होती है कि मीन और वेरिएंस डायरेक्टली उसी फॉर्म में यूज़ हो जाते हैं. लेकिन जब हम बाइनोमियल को यूज़ करने लगते हैं तो हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है. कैसे चेंज करेंगे? हम यहाँ पे देखते हैं कि ये मीन की वैल्यू हमारे पास बाइनोमियल के केस में आम तौर के ऊपर n इंटू पी होती है. ये n और p होती है. ये n और p क्या चीज़ है ये अभी थोड़ी देर में मैं एक्सप्लेन आपके सामने कर देता हूँ. वेरिएंस उसके केस में n इंटू p इंटू 1 माइनस p इसके बराबर होता है. ये वैल्यूज़ मैंने आउट ऑफ पॉकेट नहीं लिखी बल्कि आप स्टेटिस्टिक्स की किसी भी बुक से देख सकते हैं कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मॉडल के केस में उसका मीन और उसका वेरिएंस किसके बराबर होता है. इसमें n
जो है वो शो करता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, और जो P है ये शो करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग्स। तो ये हमारे पास दो चीज़ें हैं जिनको यूज़ करते हुए हम बाइनोमियल में इस्तेमाल करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास NP इंटू 1 माइनस P डिवाइडेड बाई NP करूं तो ये मेरे पास आ जाता है वेरिएंस डिवाइडेड बाय मीन, और यहाँ से 1 माइनस P इस रेशो के बराबर आ जाता है, और P की वैल्यू 1 माइनस वेरिएंस डिवाइडेड बाय मीन, ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाती है। यहाँ से मैं P की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ, और इस P की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद मैं इधर इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में इसको प्लग इन करके इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लूँगा। मैं इसकी मिसाल आपके सामने यूँ देता हूँ। ये मीन की वैल्यू मेरे पास लेट से 100 के बराबर है और वेरिएंस की वैल्यू 50 के बराबर है। सो मैं यहाँ पे P की वैल्यू 1 माइनस वेरिएंस डिवाइडेड बाय मीन, इसको यूज़ करते हुए 1 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2, ये बराबर आ जाएगा 1/2। तो P की वैल्यू मेरे पास 1/2 आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे मीन इज इक्वल टू NP इज इक्वल टू 100, और N ये जो P की वैल्यू है यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, और मेरे पास N की वैल्यू 200 के बराबर आ जाएगी। सो इस तरीके से मैं N और P की वैल्यू को कैलकुलेट कर लूँगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये मैं N और P की वैल्यू क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ। जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं, जब हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मॉडल को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे मुझे जिन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो एक N और P होता है। अगर मुझे ये दोनों चीज़ें नहीं पता तो मैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मॉडल को यूज़ नहीं कर सकता, और मीन और वेरिएंस को यूज़ करते हुए मैं N और P दोनों की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेता हूँ। और जब हम न्यूमेरिकल एग्जांपल करेंगे तो वहाँ पे आपके सामने ये चीज़ आएगी कि इस तरीके से हम N और P को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हमें मीन और वेरिएंस का ना पता हो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों केसेस हो सकते हैं ना। सो जहाँ पे हमें मीन और वेरिएंस का ना पता हो वहाँ पे फिर हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को यूज़ करते हैं। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको चंद एक हिस्टोग्राम नज़र आ रही हैं। ये हिस्टोग्राम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मुख्तलिफ सिनेरियोज़ के लिए हैं। N की वैल्यू कुछ भी हो, अगर P की वैल्यू 0.5 से कम हो, जिस तरह इस पहले केस में हमारे पास P की वैल्यू 0.1 है जो 0.5 से काफ़ी कम है, तो अब ये देखें कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। अगर P की वैल्यू 0.5 से ज़्यादा है 0.7 के केस में तो ये नेगेटिवली स्क्यूड है, और अगर P की वैल्यू 0.5 के बराबर है तो आप ये देखें कि ये वैल्यू सिमेट्रिक है, ये हिस्टोग्राम सिमेट्रिक है। तो इसी से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन या इसका प्रोबेबिलिटी मॉडल की शेप क्या होगी, और P, उससे हम P की वैल्यू का अंदाज़ा लगाते हैं। मैं एक मिसाल आपके सामने करता हूँ, शायद हमने पहले भी कभी डिस्कस की हो कि एक लेट से एक बड़ा मुश्किल सा क्विज़ है, एक टीचर ने अपनी क्लास में असाइन किया है। मुश्किल क्विज़ में आपको पता है कि मार्क्स भी बड़े कम कम आते हैं, ज़्यादा नंबर लेना उसमें पॉसिबल नहीं होता। यानी क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी वैल्यूज़ कम नंबर्स में होगी, और जब कम नंबर्स में ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी तो इसकी शेप पॉजिटिवली स्क्यूड जैसी होगी, क्योंकि पॉजिटिवली स्क्यूड वो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें शुरू में हाइट ज़्यादा होती है और जो हम ज़्यादा नंबर्स की तरफ जाते हैं हाइट कम होती जाती है। सो जहाँ पे हमारे पास मुश्किल क्विज़ आएगा तो उसमें पॉजिटिवली स्क्यूड के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं।
जब पॉजिटिवली स्क्यूड है तो अब ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि जब P की वैल्यू 0.5 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 0.5 के बराबर नहीं हो सकती, 0.5 से कम होगी। अब अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल टेस्ट था तो P की वैल्यू 0.1 या 0.2 ले लें। अब अगर ज़रा थोड़ा सा कम मुश्किल था तो 0.4 भी ली जा सकती है। आसान टेस्ट के केस में P की वैल्यू 0.5 से ज़्यादा ली जा सकती है। तो इस तरीके से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि P की वैल्यू क्या होगी। और N का अंदाज़ा तो बड़ा आसान है कि अगर अब इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें कि एक क्विज़ है तो क्विज़ में टोटल मार्क्स कितने 100 अगर थे तो N = 100 हो जाएगा। अगर क्विज़ के टोटल मार्क्स 50 थे N = 50 हो जाएगा। सो इस तरीके से हमारे पास दोनों सिनेरियोज में हम N और P की वैल्यू का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ही हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी पड़ती, क्योंकि उस केस में हमें मीन एंड वेरिएंस ही चाहिए होते हैं, और जहाँ पे वो अवेलेबल होते हैं पिछले डेटे की मदद से उसको हम यूज़ कर लेते हैं। जहाँ पे वो अवेलेबल नहीं होते उसमें भी हम उसके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा इसका मीन कुछ यूँ होगा और उसका वेरिएंस कुछ यूँ होगा। जितना हमारा अंदाज़ा बेहतर होगा उतनी ज़्यादा सिमुलेशन बेहतर हो जाएगी। फिर हम उस सिमुलेशन को किसी और तरीके से टेस्ट करेंगे कि क्या ये जो सिमुलेशन हमने की है वो ठीक की है। और इस टेस्ट करने को हम टेक्निकल ज़ुबान में, कंप्यूटर साइंस की ज़ुबान में, डेटा एनालिटिक्स की ज़ुबान में मशीन लर्निंग कहते हैं। जब हम मशीन लर्निंग का मॉड्यूल पढ़ेंगे तो उसमें हम बड़ी तफसील के साथ इस चीज़ को भी स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से हम सिमुलेशन को इन डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से कर सकते हैं। ये लेक्चर एक्चुअली बेस बनाता है उस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की जिसको अगले किसी मॉड्यूल में हम करने जा रहे हैं। वहाँ पे हम इन कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।